हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बोला सर बढ़िया चल रही है ना। क्लास 45 मिनट की होगी तो देखे नहीं रहे हो आप लोग? हैं? इतना पका दिया। चलो आज जल्दी से समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। क्या क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले 15 अगस्त को क्या नया होने वाला है लाल किले में। देखिए, हर साल 15 अगस्त को मोदी जी जो है पिछले 12 साल से तो यही जो स्पीच दे रहे हैं, कहाँ से होता है? लाल किले से होता है। ठीक है, इस बार क्या नया होने वाला है और क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अंडर 20 जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता है वो कहाँ चल रही है और क्या बड़ा अचीवमेंट राजस्थान की तरफ से आया है उसके बारे में बात करेंगे। 12 जिले के जो पंचगौरव है उनके बारे में अपन बात करेंगे। विधानसभा सत्र के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी बात राज्यपाल के बारे में करेंगे और राज्यपाल के साथ में थोड़ी सी बात किसके बारे में करेंगे? स्पीकर के बारे में करेंगे, जिसको बोला जाता है लोकसभा या अपना राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में भी उनको अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, हथकरघा दिवस और थोड़ा सा जो हमने बिरगा राम जी के बारे में पढ़ा था उनकी पट्टू कला के बारे में भी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उनके बारे में सवाल ना पूछे और पट्टू कला के बारे में सवाल आ जाए, है ना, तो उसके बारे में भी। चलिए सबसे पहले करते हैं लाल किले से क्या नया होने वाला है। देखिए, अब तक क्या होता था लाल किले में? ठीक है, मोदी जी गाड़ियों से पहुंचते थे यहाँ पे, ये जो स्टेज है यहाँ पे आके ये सबसे पहले झंडारोहण करते थे। झंडारोहण करने के बाद में क्या होता था? राष्ट्रगान होता था और राष्ट्रगान के बाद में उनकी स्पीच होती थी और स्पीच के बाद में प्रोग्राम खत्म हो जाता था। क्या नया हुआ है? नया हुआ है कि इस बार राष्ट्रगान तो होना ही है, लेकिन राष्ट्रगान से पहले क्या होगा? राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, आपको पता है। तो ये पहली बार गाया जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्ट तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। एक और बात हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि पहले जो है 2 स्टांजा गाए जाते थे राष्ट्रीय गीत के। देखिए स्टांजा क्या होते हैं? जैसे कोई गीत शुरू होता है तो ये पहला स्टांजा हो गया, मान लीजिए 2 लाइन या 3 लाइन 4 लाइन का जो भी, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस टाइप से। तो पहले 1 2, अब ये तीसरा भी, चौथा, पांचवा और छठा स्टांजा भी इसका गाया जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 15 अगस्त को लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है, यानी कि इससे पहले कभी भी राष्ट्रीय गीत को वहां नहीं गाया गया था। राष्ट्रीय गान हमेशा होता था लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाता था। तो इस बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वहां गाया जाएगा, पहली चीज। और पहुंचते ही यानी सबसे पहले वंदे मातरम ही होगा, फिर तिरंगा फहराया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। क्या सीक्वेंस हो गया? सबसे पहले जाते ही मोदी जी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, क्या शुरू हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शुरू हो जाएगा। जब राष्ट्रीय गीत समाप्त हो जाएगा उसके बाद सेकंड क्या होगा? ध्वजारोहण होगा। ठीक है, ध्वजारोहण होगा। और तीसरा क्या होगा उसके बाद राष्ट्रीय गान जो है वो गाया जाएगा। तो ये सीक्वेंस वहां पे रहने वाला है। ठीक है, वंदे मातरम किसने रचा? आप सबको बहुत अच्छे से पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। हमने पहले भी डिस्कस किया है और पहली बार लाल किले से इसको गाया जाएगा। तो ये एक नया बदलाव हो गया। ये स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? 80वां। आपसे एक बेसिक सवाल भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ये कौन सा था? तो 80वां स्वतंत्रता दिवस है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, थीम क्या है इस बार की? युवा शक्ति थीम है। ठीक है, और युवा शक्ति थीम होनी भी चाहिए। जिस तरह से जेएनजी का आंदोलन हुआ, युवाओं ने जिस तरह से जो है एक मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो युवाओं के बारे में यानी कि जो संबोधन की बातें होगी वो युवाओं के बारे में ज़्यादा होगी। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से अगर आप मुझे इंपॉर्टेंस पूछे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सवाल बन सकता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि बसंत कुमार ने, या इसको कहीं कहीं बसंत मेघवाल भी लिखा जा रहा है, सहनवाज ने क्या इतिहास रच दिया? ऐसा कौन सा नया काम कर दिया? देखिए, यूजीन जो है अमेरिका का एक राज्य की एक सिटी है यूजीन। वहां पे एक टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विश्व भर के खिलाड़ी यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, और ये ओलंपिक जैसा मंच है। ओलंपिक सबसे बड़ा मंच है, आपको पता है। और यहाँ जो प्लेयर जीतते हैं वो लगभग आगे जाके ओलंपिक में ही अच्छे मेडल लेके आते हैं। जैसे हमारे जो जेवलिन थ्रो फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने पहले अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में परफॉर्म किया था, उसके बाद ओलंपिक में। तो यहाँ पे भारत के 2 युवा एथलीटों ने देश का नाम रोशन किया है। कौन है? सबसे पहले गंगानगर के निवासी बसंत मेघवाल, जिनको बसंत कुमार भी लिखा जा रहा है कई जगह और कई जगह बसंत मेघवाल भी। मात्र 19 साल के, और इन्होंने हाई जंप में यानी कि जिसको अपन ऊंची कूद बोलते हैं 2.21 मीटर की छलांग लगा के और रजत जीत लिया है। रजत यानी सिल्वर पदक यहाँ पे जीत लिया है। तो ये एक शानदार सा रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। ठीक है, और ये रजत जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, यानी कि 40 साल के लगभग इस प्रतियोगिता को शुरू हुए हो गए, आज तक किसी भी भारतीय ने एथलेटिक्स की ऊंची कूद में, हाई जंप में कोई भी पदक नहीं जीता था।
तो ये जो है बसंत मेघवाल। और आप मेरे से पूछे कि इस सवाल के पूछे जाने की सर संभावना कितनी है, 100% ये सवाल पूछा जाएगा आने वाले 6 माह में किसी ना किसी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह है, क्योंकि जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ा है, और किसी इंटरनेशनल इवेंट में राजस्थान के किसी प्लेयर ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस करी है तो कोई डाउट नहीं है, जिस भी एग्जामिनर की नजर जाएगी इस फैक्ट पे तो वो इससे सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अपने को याद रखना है। वहीं शहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। सिल्वर जो है बसंत मेघवाल ने जीता, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बसंत मेघवाल ही है। ठीक है, और लॉन्ग जंप ये हमने पढ़ ही लिया, ये यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे राजस्थान श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका 2.21 मीटर ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चैंपियनशिप में अब तक 3 पदक हो गए, जिनमें राजस्थान और यूपी, यानी कि 2 यूपी से 1 आपके राजस्थान से। ठीक है, 3 पदक हो गए, और पहली बार पोडियम पे इन्होंने जगह बनाई है दोनों ही स्पर्धाओं में। यानी कि ना तो कभी इंडिया ने हाई जंप में कोई मेडल जीता था, ना लॉन्ग जंप में कोई मेडल जीता था। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। अब हम जो है पंचगौरव पढ़ रहे हैं, यानी कि हर जिले के 5 विशेष उत्पाद, वनस्पति और ये सारी चीजें है ना। तो आज पढ़ेंगे 12 के बारे में। अब सबसे पहले तो आप लोकेशन देखिए मैप में, 12 बिल्कुल एकदम पूर्वोत्तर राजस्थान में आपको 12 दिखेगा। क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे? एक तो क्रेटर बना हुआ है यहाँ पे, इस क्रेटर के बारे में भी समझेंगे। एक लहसुन इंपॉर्टेंट है और चिरौंजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 जो है काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों के बीच बसा हुआ है। ठीक है, ये 3 नदियां जो है 12 की महत्वपूर्ण नदियां हैं, और चंबल में जाके ये नदियां मिलती है। कौन कौन सी? काली सिंध, पार्वती और परवन। ठीक है, ये जिला संरक्षित वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोरसेन गांव जो है वो एकमात्र स्थान है जहाँ पे ब्राह्मणी माता की प्रतिमा पीठ की पूजा होती है। ठीक है, कहाँ पे? सोरसेन 12 में। सोरसेन 12 में जो ब्राह्मणी माता है उसकी पीठ की पूजा होती है, और एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें किसी भी देवी देवता की पीठ की पूजा होती है। सीताबाड़ी मेला लगता है यहाँ पे, और ब्राह्मणी माता मेला और फूलडोर उत्सव भी यहाँ के फेमस है। अब समझ लेते हैं स्पेसिफिकली कि पर्यटन में क्या। पर्यटन में एक रामगढ़ क्रेटर है। बेसिकली माना जाता है कि बहुत साल पहले एक उल्का पिंड जो है ऊपर धरती से नीचे, ऊपर आसमान से नीचे गिरा, और वहां पे एक गड्ढा बन गया, और उस गड्ढे ने समय के साथ झील का रूप ले लिया। तो इसको रामगढ़ क्रेटर जो है बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम है इस क्रेटर का बेसिकली। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भू वैज्ञानिक स्मारक भी है, और ये काफी चर्चा में पिछले 3-4 सालों से, है ना। तो 12 का आपको पर्यटन स्थल तो ये याद रखना है। उपज की बात करें तो लहसुन है। ठीक है, लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटिवम, है ना, एलियम सेटिवम। रबी की प्रमुख फसल है, और पेस्ट पाउडर पापड़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। वनस्पति की बात करें तो चिरौंजी। ठीक है, प्रोटीन मिलता है इससे, और खाद्य में भी उपयोग होता है, औषधियों में भी उपयोग होता है। रही बात खेल की, तो वहां पे फुटबॉल जो है इनका खेल रहेगा। तो ये 4 चीजें हमने इसमें देख ली। ठीक है, फुटबॉल हो गया, रामगढ़ क्रेटर हो गया, गार्लिक लहसुन हो गया, चिरौंजी हो गया, लहसुन, यानी कि उत्पाद में एक ही यहाँ पे 4 ही उत्पाद जो है पंचगौरव में इनके शामिल है। ठीक है, एक शायद थोड़ा सा इसके बारे में अपन सर्च कर लेंगे, कुछ है या फिर नहीं है कुछ ऐसे जिले जहाँ पे पूरे हर श्रेणी में जो है पंचगौरव नई डिटेल किए गए, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। उपज में भी लहसुन है, हाँ हाँ ये चेंज है, सॉरी, एक जिला एक उपज में तो आ गया लहसुन, और उत्पाद में उसी लहसुन की जो प्रोडक्ट है, यानी कि लहसुन से जुड़े हुए प्रोडक्ट कौन से जो हमने पीछे पढ़े थे। ठीक है, पेस्ट पाउडर और पापड़ निर्माण में जो इनका उपयोग होता है ना। तो दोनों चीजें इसी से जुड़ी हुई है ना, हो गया। तो ये अपने को अच्छे से याद रखना है। एक और कि इस रामगढ़ जो क्रेटर है, इस क्रेटर के किनारे पे भंड देवरा का शिव मंदिर है, जो कि खजुराहो शैली का 10वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं शायद जहाँ तक मुझे याद है, कल जो मैंने आपको बात बोली कि आपको रट लेना है, शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया होगा। मैं हमेशा रटने के खिलाफ रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी का सारा बैकग्राउंड रहा है, और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, आप सब लोग समझते हैं इस बात को। लेकिन अभी राजस्थान में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, 20 से 30% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपकी समझ, आपकी अवधारणा को देखा जाता है, और 70% क्वेश्चन आज भी फैक्ट बेस्ड है। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई समझ वहाँ पे काम नहीं करेगी। सिंपल बात है, आपको याद करना है। कैसे याद करना है? किसी ट्रिक से याद करना है, बार बार पढ़ के याद करना है, बार बार रिवाइज करके याद करना है, याद करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ देखिए, आपको अभी लग रहा होगा कि 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे आरएस वाले बैच में। ठीक है,
या सीईटी वालों को लग रहा है अभी 2 महीने बचे हुए हैं, जो भी चल रहा है, प्लीज़ आप कॉन्स्टेंटली अपने जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपके क्लास नोट्स है, ठीक है, उस क्लास नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, सिर्फ टेस्ट के लिए रिवाइज मत कीजिए, पीरियोडिकली हर चीज़ को आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, अपने को हमेशा और बेहतर के लिए तैयार रहना है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को अपने को लेके चलना है। अब देखिए संसद का सत्र चल रहा है और विधानसभा का सत्र भी जो है 20 अगस्त से चलने की बात सामने आ रही है। किसने बोला है? देवनानी जी ने बोला है, देवनानी जी ने निर्देश दिए हैं। कौन है देवनानी जी? सबसे पहले चलो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये विधानसभा कौन सी है। 16वीं विधानसभा है सबसे पहली चीज, ठीक है, 16वीं विधानसभा है, ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। और इसका सत्र कौन सा है? छठा सत्र है, ये छठवां सत्र है, जो कि कब से शुरू होने जा रहा है? 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। किसने संकेत दिए? विधानसभा अध्यक्ष ने, जिसको क्या बोला जाता है? स्पीकर भी बोला जाता है, ठीक है, स्पीकर भी बोला जाता है। अब कुछ प्रावधान है, देखिए कुछ शक्ति है, कुछ शक्ति यहाँ पे राज्यपाल की है और कुछ शक्ति है स्पीकर की है, ठीक है। राज्यपाल आप यूं समझिए, देखिए अगर आप पूरी संरचना को समझे तो राजस्थान में एक हो गई व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, अरे यार अच्छे से नहीं लिखा गया, अच्छे से लिखता हूँ, व्यवस्थापिका, ठीक है, और एक होगी कार्यपालिका। व्यवस्थापिका को आप क्या बोल सकते हैं? विधानसभा भी बोल सकते हैं, ठीक है, विधानसभा, ठीक है। और इधर कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन है? देखिए सबसे पहले व्यक्ति तो राज्यपाल है और अदर क्या है? सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, यहां तक बात। अब देखिए विधानसभा में हमारे यहाँ 200 मेंबर है, ठीक है, इन 200 सदस्यों में भी एक अध्यक्ष चुना जाता है, इसको स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर। और आपने अभी हाल ही में, मैं अपडेट हूं, आपकी क्लासेस कैसे चल रही है, आपने जो लाइव संसद की कार्रवाई देखी है, सेम एज इट इज उसको इमेजिन कीजिए आप, ठीक है। तो वहां पे जो स्पीकर बैठे हुए थे अध्यक्ष, उनकी जगह यहाँ पे कौन बैठे होंगे? वासुदेव देवनानी, देवनानी, ठीक है। इधर राज्यपाल हमारे हरिभाऊ वागड़े जी, ठीक है, सीएम भजनलाल जी और इनकी मंत्रिपरिषद जो अन्य मंत्री, ठीक है। अब कुछ शक्तियां इनकी, क्या शक्ति है? कि विधानसभा का सत्र बुलाना है, ठीक है, यहाँ पे निर्देश दिए हैं देवनानी जी ने, लेकिन देवनानी जी ने किसके निर्देश पे? सरकार के निर्देश पे। यानी कि सत्र बुलाने की जो शक्ति है, भाई सत्र का मतलब है कि विधानसभा की ये मीटिंग 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ये बुलाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास, हरिभाऊ वागड़े जी के पास। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 174, ठीक है, सत्र बुलाने की शक्ति। साथ में सत्र समाप्त करने की, जिसको बोला जाता है सत्रावसान, वो भी शक्ति किसके पास है? वागड़े जी के पास है, ठीक है। और मान लीजिए कि विधानसभा को ही भंग करना है, पूरी की पूरी विधानसभा को, तो ये शक्ति भी किसके पास है? ये भी वागड़े जी के पास है, ठीक है। सत्र बुलाना, सत्र को समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना, ये सारी शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास। लेकिन आपने एक चीज समझी होगी कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रधान है, एक्चुअल शक्तियों का यूज कौन करता है? सीएम और मंत्रिपरिषद। जैसा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बोलेगी हरिभाऊ वागड़े जी को वैसा ही बोलना है। इधर मंत्रिपरिषद ने बोला कि सत्र करवाना है, ठीक है, तो राज्यपाल बोलेंगे ठीक है मैं अधिसूचना निकाल दूंगा। उससे पहले देवनानी जी ने बोला कि भाई सत्र आने वाला है, अपन तैयारियां शुरू कर दें। सत्र की सूचना देना अलग बात है, सत्र निकालना, सत्र निकालने की जो शक्ति है उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं है, अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल किसका है? राज्यपाल का है, ठीक है। और राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक व्यक्ति है जिसके साइन होते हैं, बाकी एक्चुअल डिसीजन कौन लेता है? मुख्यमंत्री लेता है और उसकी मंत्रिपरिषद लेती है, ठीक बात समझ आ गई। यहाँ वही लिखा है 174 आर्टिकल के तहत राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने यानी कि सत्र को समाप्त करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। आगे, लेकिन राज्यपाल सविवेक से नहीं करता, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट है यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा रूप, जो इनमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ये जो कैबिनेट है इसकी सलाह पे फैसले लिए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दिया जाता है कैबिनेट तो भी सही है, अगर स्टेटमेंट दिया जाता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद तो भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब एक बात कि भाई ये क्यों बुलाते हैं?
हो सकता है सीएम साहब का राज्यपाल का मन ना करे, बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता, यानी कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि भाई 6 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए एक से दूसरे सत्र के बीच। जैसे ही 5 महीने और 29 दिन होंगे आपको सत्र बुलाना पड़ेगा। अगर आपने सत्र नहीं बुलाया तो आपकी विधानसभा भंग हो जाएगी, विधानसभा समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से साल में कम से कम 2 सत्र आपको बुलाने हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए, अब हमने राज्यपाल की शक्तियों की बात करी, तो क्या है और राज्यपाल की शक्तियां? एक है आर्टिकल 176, ठीक है, जिसके तहत राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण बेसिकली कुछ नहीं होता, सीएम और मंत्रिपरिषद एक लेटर इनको देते हैं कि हमारी सरकार की ये उपलब्धियां हैं, ऐसा हम करने जा रहे हैं। उस लेटर को, उस चिट्ठे को आके विधानसभा में इस व्यक्ति को पढ़ना है। इतना सा काम है। किसका है? राज्यपाल का। आर्टिकल कौन सा? 176। इसमें दो चीज होती है। क्या? एक तो हर नए साल पहला सेशन जब होता है तब यह अभिभाषण पढ़ना है, हर सेशन में नहीं, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में एक होना है, एक में पढ़ना है जो साल के शुरुआत में। और एक जैसे विधानसभा का गठन होता है, यानी 16वीं जो विधानसभा है इसका पहला सत्र प्लस साल का पहला सत्र, उसमें अभिभाषण होता है। ठीक है, आगे और क्या राज्यपाल की पावर है? एक अनुच्छेद 200 है। ये राज्यपाल को क्या पावर देता है? ये राज्यपाल को पावर देता है जो विधेयक राज्यपाल के पास आते हैं। विधेयक बोले तो मान लीजिए राज्य सरकार को कोई कानून पास करवाना है, तो पहले तो सीएम प्लस कैबिनेट बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि अच्छा हमें आर्टिकल 44 के अनुपालन में क्या लाना है, समान नागरिक संहिता बिल लाना है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि इस पे बिल लाने वाली भी है सरकार और उन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, लोगों के सजेशन मांगे, ये लाना है। सबसे पहले बिल यहाँ तैयार किया जाएगा संबंधित मंत्री के द्वारा। बिल तैयार होने के बाद विधानसभा में रखा जाएगा, विधानसभा में उस पर बहस होगी, फिर उसको पारित किया जाएगा, यानी कि उस पर वोटिंग होगी। पारित होने के बाद किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत क्या क्या शक्तियां हैं? पहली चीज कि उसको साइन कर दें, दूसरी चीज उसको वापस लौटा दें कि नहीं इसमें सुधार करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तीसरी चीज क्या कर सकता है? उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं ये हमें केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा तो राष्ट्रपति जी के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। या चौथा उसको समाप्त कर दे। ये 4 शक्तियां किसके तहत है? आर्टिकल 200 के तहत। बात यहाँ तक भी समझ आ गई होगी। अब एक सिचुएशन कि मान लीजिए आपको पता है ना हर 6 महीने में सत्र होना चाहिए और ये लगभग 15 से 20 दिन के लिए चलता है, तो बाकी समय तो कोई नहीं रहता, सत्र चलता नहीं। अब सोचिए अगर ऐसे समय में कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए सरकार को कि इमीडिएट इस पे तो कानून लाना ही पड़ेगा, जैसे इस तरह का छात्र आंदोलन हो जाए, परीक्षा पे कोई कानून बनाना पड़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तब व्यवस्था करी अध्यादेश की। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 213 के तहत। क्या होता है अध्यादेश में? अध्यादेश में कानून जैसा ही है, तत्काल लागू हो जाता है। यानी कि ये बिल जो यहाँ बना था, सरकार ने बिल बनाया और विधानसभा में नहीं भेजा, इसको सीधा राज्यपाल के पास भेज दिया और राज्यपाल ने आर्टिकल 213 के तहत साइन कर दिए। इसकी वैलिडिटी है 6 महीने। अब की अगर इसको परमानेंट करना है तो भाई साहब ये जो प्रक्रिया है कि विधानसभा में बहस करके पारित करवाने वाली, ये करनी पड़ेगी। अगर 6 महीने 1 दिन भी हो गया तो ये बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये शक्तियां किसकी होगी? राज्यपाल की शक्ति होगी। अब बात करते हैं स्पीकर की, जिनके बारे में हमने बात करी, जो उस बड़ी वाली सीट पे बैठे होते हैं जो आपने देखा वीडियोज में। ठीक है, जो राजस्थान में कौन है? वासुदेव देवनानी है। उनकी क्या शक्ति है? उनकी भी कुछ शक्तियां और बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां क्या है? सदन में शांति बनाए रखना, वो बोलते रहते हैं उधर से चुप रहो, आपने देखा होगा। अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, नियमों का पालन, जो सदन के नियम है उनका पालन सुनिश्चित करवाना, और स्पीकर की ये सारी क्या है? प्राथमिक जिम्मेदारी है। आगे अब मान लीजिए सदन चल रहा है, राज्यपाल ने बोल दिया, क्या बोला राज्यपाल ने कि भाई 20 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक हम ये सत्र चलाएंगे। अब इस 20 अगस्त से लेके 10 सितंबर के बीच जो भी पावर है सदन की, वो सारी किसकी है? स्पीकर की है। अब मान लीजिए किसी दिन 21 कोई बहुत बड़ा हंगामा हो जाए और ऐसा लग रहा है कि यार देश राज्य देख रहा है ये लोग तो ठीक नहीं है, तो वो बोल सकता है कि नहीं 2 घंटे के लिए बैठक को स्थगित किया जाता है, आज पूरे दिन के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये जो स्थगन का काम है ये कौन करता है? स्पीकर करता है। समझ गए ना? छोटा काम है ना, सदन को बुलाना 20 से 10
समाप्त करना 10 पे, ये सारा काम किसका? राज्यपाल का। ठीक है, बीच के काम किसके? स्पीकर के। गणपूर्ति नहीं है, मान लीजिए 5 ही लोग पहुंचे वहां पे, 5 लोगों में क्या बहस करवाए, तो भी स्पीकर बोलेगा नहीं भाई चाहिए आज का स्थगन। ये सारा जो है, ये पूरा अधिकार किसका? स्पीकर का है। आगे कुछ विधेयक धन विधेयक होते हैं, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। अगर देवनानी जी ने बोल दिया कि यस ये धन विधेयक है, वो ही धन विधेयक हो गया, अंतिम निर्णय। या कुछ लोग ऐसे कांग्रेस वाले बीजेपी में मिल जाए या बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाएं, तो उनको सदन की सदस्यता रहनी है नहीं रहनी है। एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी बेसिकली 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, क्योंकि उस टाइम हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, दल बदल के बारे में आपने सुना ना, आया राम गया राम की राजनीति चल रही थी, तो राजनीतिक स्थिरता देने के लिए ये 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। इसके तहत उनकी योग्यता पे जो अंतिम अधिकार है वो भी किसका है? स्पीकर का है। तो ये हमारी स्पीकर की पावर होगी। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे अगर तुलना करें दोनों की एक साथ, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे बुलाते हैं इसको सीएम प्लस मंत्रिपरिषद, या सीधा भी मंत्रिपरिषद बोले या कैबिनेट बोले, सारे आंसर आपके सही है। ठीक है, सत्र बुलाने का काम अध्यक्ष नहीं बुला सकते, केवल दैनिक बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके अंदर जो निर्णय है वो लेते हैं। ये बात क्लियर होगी। आगे स्थगन कौन कर सकता है? राज्यपाल करेगा? नहीं, 20 से लेके 10 सितंबर के बीच राज्यपाल की कोई पावर नहीं है, सारी पावर किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष। इसको लिख लिए देवनानी, इसको लिख लिए वागड़े जी, है ना, हरिबाबू वागड़े जी। ठीक है, आगे सत्र अवसान, सत्र को समाप्त करना, सत्र का आधिकारिक समापन कौन करेगा? 10 सितंबर वाला राज्यपाल करेगा। इधर अध्यक्ष नहीं, कोई पावर नहीं है बुलाने की और समाप्त करने की। विधेयक पर इनके हस्ताक्षर होते हैं तभी तो कानून बनता है, और अध्यादेश पे भी 213 के तहत भी आर्टिकल इनके साइन होते हैं। इधर सिर्फ प्रमाण पत्र देते हैं, सर्टिफाई देते हैं कि हाँ भाई मेरे सामने वोट डाले गए थे और ये बिल जो है पास हो गया है। ठीक है, तो आगे समझ रहे हैं, सत्रावसान राज्यपाल करते हैं, सत्र को बुलाते भी राज्यपाल है, लेकिन स्थगन जो है 1 दिन का, एक आधे घंटे का, 2 घंटे का, वो सारा जो है स्पीकर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगी, एक बार रिबाउंड करके दोबारा देख लीजिए, चीजें आपको समझ आ जाएगी, और अगर समझ आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे हमने पढ़ लिया था बरीकाराम जी के बारे में, और ये भी पढ़ लिया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और इस बार बाड़मेर के जो हमारे बुनकर है बरीकाराम जी, ठीक है, इनको जो सम्मान मिला ये बात हमने पढ़ ली थी। ठीक है, 7 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए 1905 में हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्या था स्वदेशी आंदोलन में? कि विदेशी कपड़ों को खारिज करना है, विदेशी कपड़ों की होली जलानी है, और हमारे स्वदेशी जो हमारे बुनकर भाई बनाते हैं वही कपड़े हमें पहनने, खादी के बने हुए। ये स्वदेशी आंदोलन था। इसकी शुरुआत जो हुई 7 अगस्त से हुई थी। ठीक है, पहला हथकरघा दिवस इसी वजह से 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मोदी जी ने मनाया था। अब दूसरी बात क्यों महत्वपूर्ण है हथकरघा? क्योंकि ये जो घरेलू काम है 72% महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और आपको पता है महिलाओं को सशक्त करना, उनके हाथ में आर्थिक ताकत देना, ये सब हमारी सरकार के सबसे बड़े एजेंडे और होने भी चाहिए। दूसरा वोकल फॉर लोकल, आपने किसी गाड़ियों के पीछे भी पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ा होगा, वोकल फॉर लोकल क्या मतलब होता है इसका? कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, उत्पादन के उत्पाद स्थानीय हमें प्रीफर करना है। जैसे बात की जाती है ना दिवाली पे कि आप ना ये मोमबत्ती मत लीजिए, दिए जलाइए, क्या होगा दिए से? जो बनाने वाला कुम्हार है उसके घर में इनकम होगी, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसके घर में खुशियां आएगी, है ना। तो ये बात। अब पट्टू जो बुनाई थी बेसिकली, जिसपे बरीगाराम जी ने जो पुरस्कार जीता उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर दोनों ही पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। पारंपरिक ऊनी बुनाई कला है, यानी कि ऊनी जो है इससे उत्पाद बनाए जाते हैं। कहाँ पे? बाड़मेर और जैसलमेर। क्या? जैसे ऊनी शॉल, लोई, कंबल। और तकनीक जो है इंटरलॉकिंग प्लस एक्स्ट्रा वेफ्ट, इसको याद रखना है आपको। क्या रखना है? इंटरलॉकिंग, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा वेफ्ट इसमें लगाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और अतिरिक्त बाने के धागे के वस्त्र पे विशेष डिजाइन इससे की जाती है ना। तो ये बात आपको इसका सेक्टर, जो व्यक्ति का नाम, जो पुरस्कार मिला है, सारी बातें याद रखनी है। आगे एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, ये भी महत्वपूर्ण है, कपड़ा मंत्रालय का कार्यक्रम है। कब से कब तक चल रहा है? 2021-22 से 2025-26 तक। क्या उद्देश्य है? जो इस तरह के बुनकर है बरीगाराम जैसे, उनकी आय में और रोजगार में वृद्धि करना, उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना, यानी कि इनको
ऊन उपलब्ध करवाना सस्ती दर पे, सस्ती दर के साथ में उसको अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता भी तो इम्पोर्टेंट है ना, अच्छी गुणवत्ता की ऊन उपलब्ध करवाना। आधुनिक जो डिजाइन है उनको प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना। ठीक है, उद्यमिता सहायता, बाजार सहायता, यानी कि इनके उत्पाद बाजार में कैसे बिक सके, निर्यात हो सके, इसके लिए भी उनको सहायता देना। जीआई टैग वाले जो उत्पाद है कौन कौन से हैं आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट उत्पाद के बारे में फिर से बात कर लेते हैं, सारे नहीं है। कोटा डोरिया राजस्थान का पतली और पारदर्शी बुनाई के लिए फेमस है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, जयपुर जिले का जो सांगानार है वहाँ पे इसकी जो है प्रिंटिंग होती है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये प्राकृतिक रंगों की बुनाई है, ये भी बहुत फेमस है। बीकानेर का उस्ता कला, जो कि ऊंट की खाल पे सोने की नक्काशी की जाती है। एक सोने की नक्काशी और कहाँ की जाती है याद कीजिए, प्रतापगढ़ की कौन सी कला थी, थेवा कला, थेवा कला। ठीक है, और आगे जोधपुरी बंदेज जो है रंगीन बंदनी शैली की, वो भी जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, और फुलकारी जो है उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का साझा जीआई टैग है। ठीक है, और बीकानेरी कसीदाकारी क्राफ्ट है उसको भी जीआई टैग है, इसको भी अपन को याद रखना है। अब कुछ स्कीम है जिनमें राजस्थान ने बहुत शानदार काम किया है। ठीक है, 11 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राजस्थान ने शीर्ष स्थान की, मतलब फर्स्ट पोजीशन है इंडिया में राजस्थान की। 5 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें सेकंड पोजीशन है राजस्थान की। ठीक है, और 7 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें थर्ड पोजीशन है। ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या, फसल बीमा में पहला स्थान है। पीएम कुसुम योजना का ए और सी हमने पहले भी पढ़ा है कि पहला स्थान है राजस्थान का। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो इवेंट हुए उसमें पहला स्थान है। योग दिवस के पार्टिसिपेशन में पहला स्थान है। अंगदान करने में भी पहला स्थान है, हमने पढ़ा था कि लगभग 62 लाख के आसपास जो अंगदान है, लगभग शायद मैं डेटा अगर नहीं भूल रहा हूँ तो वो राजस्थान उसमें पहले नंबर पे। फार्मर्स की जो रजिस्ट्री आधार कार्ड जैसा एक डिजिटल डॉक्यूमेंट जो फार्मर के लिए बनाया जा रहा है उसमें भी तो ये महत्वपूर्ण वो 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से हैं जिनमें पहला स्थान है। दूसरे में पीएम विश्वकर्मा सिंचाई योजना, ठीक है, पीएम कृषि सिंचाई, पीएम विश्वकर्मा योजना, पोषण माह 2025 में भी सेकंड रहे हम। ठीक है, और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ई गवर्नेंस में रजत पुरस्कार, ये सारे जो है सेकंड है। थर्ड में जल संचय भागीदारी, आयुष्मान भारत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हम क्या है, थर्ड है, जो हम लगातार पंचगौरव के तहत डिस्कस कर रहे हैं जो एक प्रोडक्ट है। टीबी मुक्त ग्राम में भी थर्ड है, और बी कंपोनेंट में थर्ड है। देखिए ए और सी जो कुसुम का है उसमें तो हम फर्स्ट है, और जो हमारा बी है इसमें क्या है, थर्ड है। ठीक है, और तंबाकू फ्री कैंपेन में भी थर्ड है, और पोलिएटिव केयर जो है उसमें भी, पेलिएटिव केयर उसमें भी अपन थर्ड है। तो आज हमने लाल किले में वंदे मातरम जो गाया जाना उसके बारे में बात करी। अंडर 20 एथलेटिक्स में प्रशांत मेहवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12 के पंचगौरव के बारे में हमने बात करी। विधानसभा में स्पीकर और राज्यपाल की क्या शक्ति है उनके बारे में बात करी। हथकरघा दिवस के बारे में आप राजस्थान जो है अच्छा बड़ीगा राम जी ने उसमें इवेंट में जो है उनको अवार्ड मिला है, इसके बारे में हमने बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद हो, और फायदेमंद होने से ज़्यादा आपको बातें समझ आई। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।